हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को डीएनए के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए की खोज किसने की, डीएनए की आकृति क्या होती है, डीएनए की संरचना कैसे होती है तथा डीएनए के कार्यों को बताएंगे। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या अंग्रेजी में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। जीवों की कोशिकाओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। डीएनए मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक में क्रोमैटिन तंतुओं के रूप में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स नामक कोशिकाओं में भी पाया जाता है, जिसे बाह्य केंद्रकीय डीएनए कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए बैक्टीरियल गुणसूत्र तथा प्लाज्मिड्स के रूप में पाया जाता है। तो इन जगहों पर ये पाया जाता है। तो चलिए अब इनकी आकृति बता देता हूं। डीएनए अणु की आकृति रेखाकार तथा वृत्ताकार होती है। सभी यूकैरियोटिक जीवों के केंद्रक में रेखाकार डीएनए होता है। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज डीएनए तथा कुछ वायरसों में भी डीएनए रेखाकार होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं व कुछ वायरसों में डीएनए वृत्ताकार होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड्स में पाया जाने वाला डीएनए वृत्ताकार ही होता है। तो ये तो डीएनए की आकृति हुई। अब डीएनए की संरचना समझ लेते हैं। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और विल्किंसन ने सन 1953 ईस्वी में डीएनए अणु की संरचना का त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडली संरचना इस प्रकार है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसमें दो परस्पर जुड़ी सर्पिल कुंडलिनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं या सूत्र एक ही केंद्रीय अक्ष के चारों ओर स्प्रिंग की भांति ऐंठकर कुंडलिनी अर्थात डबल हेलिक्स बनाती हैं। अथवा इसको इस प्रकार कहें, डीएनए अणु न्यूक्लियोटाइड की दो लंबी श्रृंखलाओं का बना होता है, जो एक अक्ष के चारों ओर विपरीत दिशाओं में घुमावदार सीढ़ी के रूप में कुंडलित होता है। इन श्रृंखलाओं में कई हजार तक न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। दोनों श्रृंखलाओं में शर्करा फास्फेट दंड की ध्रुवात्मक दिशाएं प्रतिमुख होती हैं। प्रतिमुख का मतलब है अपोजिट होती हैं। दोनों समांतर श्रृंखलाओं के शर्करा अणुओं के बीच स्थित नाइट्रोजनी बेस के अणु परस्पर कड़ियों से जुड़े होते हैं। इन कड़ियों में केवल दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, दो प्रकार के बंध होते हैं। एडेनिन थाइमिन अर्थात ए बॉन्ड टी और दूसरा ग्वानिन साइटोसिन अर्थात जी ट्रिपल बॉन्ड सी बंध होता है। लेकिन एक बात याद रखें कि ए अथवा टी का जी अथवा सी से बंध नहीं बनता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड तथा साइटोसिन व ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अर्थात ए एवं टी के अणु परस्पर 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा यानी ए डबल बॉन्ड टी तथा जी एवं सी के अणु परस्पर 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा यानी जी ट्रिपल बॉन्ड सी द्वारा संयोग करते हैं। डीएनए अणु में प्यूरिन न्यूक्लियोटाइडों की कुल मात्रा पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइडों की मात्रा के बराबर होती है, अर्थात A + G = T + C के बराबर होती है।
डीएनए की श्रृंखलाओं में ए, टी, जी तथा सी का कोई क्रम निश्चित नहीं होता है। विभिन्न जीवधारियों में यह विभिन्न क्रमों में हो सकता है। तो ये तो हुई वाटसन एवं क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए की संरचना। चलिए अब डीएनए के कार्य बता देता हूँ, जिसमें से पहला है डीएनए जीवधारी के आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, अर्थात माता पिता के लक्षणों को संतानों में पहुंचाता है। दूसरा है डीएनए कोशिकाओं की समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला है डीएनए अनेक प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है, जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में संचालन एवं नियंत्रण करते हैं। आशा है आप लोगों को डीएनए के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। आज हम आप लोगों को डीएनए और आरएनए में अंतर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अंतर है डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य में और केंद्रक के अंदर केंद्रिका में पाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो डीएनए है ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जबकि जो आरएनए है ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर केंद्रिका जो होती है इसमें पाया जाता है। अर्थात जो डीएनए है ये कोशिका के केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है, लेकिन जो आरएनए है ये मुख्य रूप से कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है या जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें आरएनए पाया जाता है। आते हैं दूसरे अंतर पर। दूसरा अंतर है डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जबकि आरएनए केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। मतलब जो डीएनए है ये डबल हेलिक्स होता है। यह डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनी कुंडलित संरचना होती है, जबकि जो आरएनए है यह सिंगल चेन होती है, अर्थात सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा के अणु होते हैं, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा के अणु होते हैं। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है, अर्थात डीऑक्सीराइबोज शर्करा 5 कार्बन वाली सुगर होती है। जब डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाया था तब बताया था कि इसके 2 अणु जो थे वे एक दूसरे के साथ तीसरे और 5वें कार्बन के साथ जुड़कर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं, जबकि आरएनए के मोनोमर राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्योंकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। अर्थात जो डीएनए है इसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। मतलब आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षारक भी वही हैं, बस केवल थाइमिन की जगह पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है। आप लोगों को बता दें कि जब मैंने डीएनए की रासायनिक संरचना समझाई थी तब बताया था कि डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। फिर प्यूरीन में 2 प्रकार के क्षारक थे, एडेनिन और ग्वानिन। इसी तरह से पिरामिडीन में भी 2 प्रकार के क्षारक थे, साइटोसिन और थाइमिन। अब यहाँ पर डीएनए और आरएनए में अंतर की बात की जाए तो डीएनए के पिरामिडीन क्षारक में जो थाइमिन है इसकी जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो ये अंतर है। फिर अगला है डीएनए में प्यूरीन तथा पिरामिडीन की मात्रा समान होती है, अर्थात 1:1 में पाई जाती है, जबकि आरएनए में प्यूरीन और पिरामिडीन की मात्रा समान नहीं होती है, अर्थात इनका अनुपात आरएनए में बराबर नहीं होता है, या कह लीजिए कि ये 1:1 में नहीं पाए जाते हैं। फिर अगला अंतर है डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं संचित रहती हैं,
जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। मतलब जो डीएनए है ये आनुवांशिक पदार्थ है या जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि डीएनए आनुवांशिक लक्षणों की संकेत सूचनाओं को संचित करके रखता है और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता रहता है, उनका प्रसारण करता रहता है। यानी डीएनए के द्वारा ही माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं, जबकि जो आरएनए है ये प्रोटीन संश्लेषण से लक्षणों का निर्धारण करता है। यानी प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा लक्षणों का निर्धारण करता है। मतलब आरएनए जीन्स की संकेत सूचनाओं के अनुसार लक्षणों के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, जबकि आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है। इनका निर्माण डीएनए से होता है। तो जो डीएनए है इसमें रेप्लिकेशन होता है, मतलब ये खुद ही दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण डीएनए की बिल्कुल वैसी ही कॉपी संतानों में जाती हैं, वैसी ही प्रतिलिपियां उनकी संतानों में जाती हैं, जबकि आरएनए में द्विगुणन नहीं होता है। फिर आते हैं अगले अंतर पर। डीएनए में उत्परिवर्तन होते हैं, मतलब डीएनए में आनुवांशिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जबकि आरएनए में उत्परिवर्तन नहीं होते हैं। अर्थात आरएनए में आनुवांशिक रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। फिर अगला अंतर है, कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा कम और जाति के अनुसार अस्थायी होती है। जो सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें डीएनए की मात्रा कम और जाति के अनुसार स्थायी होती है, जबकि जो आरएनए है इसकी मात्रा कई गुना अपेक्षा अधिक होती है। यानी डीएनए की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है, लेकिन इसकी मात्रा स्थायी नहीं होती है, जबकि डीएनए की मात्रा स्थायी होती है। आज हम आप लोगों को डीएनए का द्विगुणन अथवा प्रतिकृतिकरण अथवा डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि द्विगुणन क्या है। तो कोशिका विभाजन अथवा सेल डिवीजन से पहले डीएनए अणुओं का दो हूबहू प्रतिलिपियों अथवा कॉपीज में बंटना ही द्विगुणन कहलाता है। तो इस परिभाषा का अर्थ हुआ कि जब सेल डिवीजन अथवा कोशिका विभाजन होना होता है तो एक डीएनए अणु से दो डीएनए अणुओं का निर्माण होता है, और जो दो डीएनए अणु बनते हैं ये मात्र डीएनए जैसे ही होते हैं, यानी जिनसे बनते हैं बिल्कुल उसी तरीके के होते हैं। तो ये जो डीएनए अणु होते हैं ये स्वयं दो भागों में बढ़ते हैं, इसीलिए इन्हें स्व-द्विगुणन बोला जाता है। क्योंकि खुद ही दो भागों में बढ़ जाते हैं इसलिए स्व-द्विगुणन बोला जाता है। और डीएनए के स्व-द्विगुणन की क्रिया को रेप्लिकेशन अथवा प्रतिकृतिकरण कहा जाता है। यानी ये जो स्व-द्विगुणन की क्रिया है इसे प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन बोला जाता है। बता दें कि केवल डीएनए ही ऐसे जैविक अणु हैं जिनमें स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है, इसीलिए डीएनए की हूबहू कॉपीज या हूबहू प्रतिलिपियां संतति कोशिकाओं में पहुंचती हैं। तो कुल मिलाकर के जब डीएनए के दोनों कुंडल अलग अलग होकर अपने ही जैसे दो नए डीएनए बनाते हैं तो उसे ही डीएनए का द्विगुणन कहा जाता है। तो डीएनए द्विगुणन का समय व स्थान क्या होगा? कोशिका चक्र की इंटरफेज प्रावस्था के एस फेज में डीएनए का द्विगुणन होता है। कोशिका चक्र की इंटरफेज प्रावस्था में एस फेज में डीएनए का द्विगुणन होता है। इस समय कोशिका के गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन्स तंतु के रूप में होते हैं। उस समय यानी कैसा होता है, जो गुणसूत्र होते हैं कोशिका के अंदर वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स तंतु के रूप में पाए जाते हैं, धागे जैसे होते हैं। डीएनए द्विगुणन केंद्र के अंदर होता है, मतलब जो सेल साइकिल के इंटरफेज स्टेप होते हैं उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और कहाँ? तो कोशिका के केंद्रक में होता है। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। प्रत्येक चेन में 4 नाइट्रोजन बेसेस जुड़े होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, जिसमें से एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ा होता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बांड होते हैं, अर्थात एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बांड से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बांड के द्वारा जुड़ा होता है। यानी ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होते हैं, ये हमेशा होता है। प्रत्येक चेन या श्रृंखला के 2 सिरे होते हैं।
प्रत्येक चेन के या प्रत्येक श्रृंखला के 2 सिरे होते हैं, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। इसी तरह से दूसरी के देखा जाए तो 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड। जब डीएनए द्विगुणन होता है अथवा रेप्लिकेशन होता है तो ये दोनों चेन अलग अलग हो जाती हैं और इनको अलग अलग करने का कार्य हेलिकेज एंजाइम करता है। हेलिकेज एंजाइम इनको अलग अलग करता है, यानी दोनों डीएनए स्ट्रैंड को हेलिकेज एंजाइम सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। अब जब ये हेलिकेज एंजाइम इधर से अलग अलग कर रहा होता है तो इस साइड यानी दूसरी साइड में डीएनए में टेंशन बढ़ जाती है। जैसे हम किसी रस्सी को खोलें तो दूसरी तरफ ज़्यादा ऐंठन आ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, तो इस टेंशन को दूर करता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। इस टेंशन को कौन दूर करेगा? टोपो आइसोमरेज एंजाइम दूर करता है। अब अलग अलग हुए दोनों टेम्पलेट्स एक नए डीएनए के निर्माण के लिए तैयार होने लगते हैं। जो अलग अलग दोनों टेम्पलेट बन गए हैं, अब ये एक नए डीएनए निर्माण के लिए तैयार होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को प्राइमेज एंजाइम शुरू करता है। अब ये प्रक्रिया बनाने का कार्य कौन करेगा? प्राइमेज एंजाइम शुरू करता है। प्राइमेज एंजाइम आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े या खंड बनाता है। जो प्राइमेज एंजाइम होता है ये आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े अथवा कहें तो खंड का निर्माण करता है, जिन्हें प्राइमर कहा जाता है। इन खंडों को क्या कहते हैं? प्राइमर कहते हैं। ये प्राइमर डीएनए मॉडिफिकेशन में कच्चे माल की तरह से कार्य करते हैं। जो प्राइमर होते हैं ये डीएनए मॉडिफिकेशन में कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर को बाइंडिंग करना शुरू कर देता है। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है अब ये प्राइमर को बाइंडिंग करना प्रारंभ कर देता है, या कहे तो जोड़ना शुरू कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज नाइट्रोजन बेसिस को केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में ही बाइंडिंग करता है। यानी जो डीएनए पॉलीमरेज है ये नाइट्रोजन बेसिस को किस दिशा में बाइंडिंग करता है? केवल 5' टू 3' दिशा में ही बाइंडिंग करता है, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में ही बाइंडिंग करता है। इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। लीडिंग स्ट्रैंड जो कि डीएनए प्राइमर के बाइंडिंग से निरंतर बनता रहता है। जो डीएनए प्राइमर होता है इसके बाइंडिंग से निरंतर लगातार बनता रहता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। जो दूसरा स्ट्रैंड है इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो कि निरंतर अथवा लगातार नहीं बनता है। अर्थात इस स्ट्रैंड का निर्माण अलग अलग टुकड़ों में होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, छोटे छोटे खंडों में बीच बीच में इसका निर्माण होता है। तो इन खंडों या टुकड़ों को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। इसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में डीएनए बेसिस को जोड़ता जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसके बाद लाइकेज एंजाइम दोनों फ्रेगमेंट को आपस में बाइंडिंग करता है। जो लाइकेज एंजाइम होता है ये दोनों फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ता है। इस तरह से 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। यानी इस तरह से एक डीएनए से 2 नए डीएनए बन जाते हैं, या उनका रेप्लिकेशन हो जाता है, या डीएनए का द्विगुणन हो जाता है।